नमस्कार साथियों। तो चलिए जो है PWIS के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा क्लास टाइमिंग को लेकर के आप लोगों के मन में कौतूहल होगा, लेकिन किसी को कहते हैं कभी कभी जो है अप एंड डाउन चलता रहता है। तो आज मैं जो है किसी दूसरे क्लास जो आप लोगों का शेड्यूल था उस सर की जगह पर आया हूँ। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला जो पिछले क्लास में जहाँ छूटा हुआ था वहीं से शुरुआत किया जाएगा। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि क्लासेस से रिलेटेड पिछले क्लास में जो हम लोग का 10 लेक्चर हो चुका है, आज आई की जो है लेक्चर नंबर 11 है। तो पिछले 10 लेक्चर में कहीं पे कोई डाउट है या कुछ ऐसा शंका समाधान है उसे किया जा सकता है। यदि नहीं है तो हम लोग फटाफट, अगर आप चाहते हैं कि तुरंत टॉपिक पे आया जाए तो आप फटाफट टॉपिक पे आ सकते हैं। नो डाउट, ठीक है। इलाहाबाद की संधि से स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो हम लोग आते हैं कहां पर हैं? हम लोग जो है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देखा था? विस्तार का प्रथम चरण देखा गया था। विस्तार का प्रथम चरण देखा गया था और उसमें जो है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हम लोग कर चुके हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, ये हम लोग कर चुके थे। इलाहाबाद की संधि भी हम लोग कर चुके थे। इलाहाबाद की संधि भी हम लोग कर चुके थे 1765 ईस्वी। नहीं, मार्क्स बिल्कुल बता सकते हैं भाई, पूरा जो है स्वतंत्रता है मार्क्स बताने की, ठीक है। लेकिन वही चीजें हैं कि मार्क्स किसी को बताने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर खुद जो है वो कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कहां पर कुछ कमजोरी है, कहां पर जो है आप थोड़े से बेहतर स्थिति में है। मुझे लग रहा है कमेंट रुक गया है, एक बार देखिएगा। तो आपको अपना एनालिसिस करना है कि मेहनत कहां पे करना है, ठीक है। बाकी मार्क्स बताने से और वो करने से कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इशू है। ये टाइम ठीक आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि लिखाया नहीं हूं, कुछ ऐसा कहना है ना? तो क्या लिखवा दिया जाए पहले या टॉपिक को समझाया जाए? पहले लिखवा दिया जाए या टॉपिक को समझाना है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो वैसा ही मैं अभी जो मेरा क्लास है अभी जस्ट जो है वो हुआ है। आप बताइए मुझे बेटा कि अभी इलाहाबाद की संधि जो है वो लिखवा दिया जाए या आगे के टॉपिक को डिस्कशन किया जाए? लिखा दीजिए, समझा दीजिए, टॉपिक समझा दीजिए, ठीक है। लिखिए इलाहाबाद की संधि लिख लीजिए, छोटा सा जब मुद्दा छूटा हुआ है तो उसे कर ही दिया जाए, ठीक है। हेडिंग दे दीजिए इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी लिखिए। इलाहाबाद की संधि के समय, इलाहाबाद की संधि के समय लॉर्ड क्लाइव पुनः भारत आ चुके थे। लॉर्ड क्लाइव पुनः भारत आ चुके थे तथा उन्होंने, लॉर्ड क्लाइव पुनः भारत आ चुके थे तथा उन्होंने पृथक रूप से मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ, उन्होंने पृथक रूप से मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ दो संधियां किया। नहीं बेटा, टेस्ट को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। लिखिए, प्रथम संधि के अंतर्गत कंपनी को मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, कंपनी को मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट नहीं, चेंज नहीं हुआ, बस केवल आज के लिए चेंज हुआ है, कल से हम लोग यथावत अपने समय पे आएंगे। अगला पॉइंट कीजिए, मुगल बादशाह अब अंग्रेजों के पेंशनर हो गए। मुगल बादशाह अब अंग्रेजों के पेंशनर हो गए तथा उन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक की, वार्षिक की पेंशन दे दिया गया। 26 लाख रुपए वार्षिक की पेंशन दे दिया गया। नेक्स्ट अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा जिला लेकर, नेक्स्ट पॉइंट है, अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा जिला लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। नेक्स्ट लिखिए, द्वितीय संधि के अंतर्गत
अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय से संधि किया गया, शाह आलम द्वितीय से संधि किया गया तथा इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर समस्त क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया, समस्त क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बनारस पर अंग्रेजों के संरक्षित राजा बलवंत सिंह के शासन को मान्यता दिया गया। नेक्स्ट, अवध के नवाब को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया अंग्रेजों को देना पड़ा। 50 लाख रुपया अंग्रेजों को देना पड़ा। चलिए, तो यही आप लोग का छूटा हुआ था। अभी हम लोग कहां पर आते हैं? अब हम लोग जो है बंगाल में द्वैत शासक पे आते हैं। बंगाल में द्वैत शासन पर आते हैं। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, क्या स्थिति रहती है? सिराजुद्दौला रहते हैं। सिराजुद्दौला के बाद फिर कौन आया था? मीर जाफर आए थे। मीर जाफर के बाद फिर कौन आया था? मीर कासिम आए थे। मीर कासिम के बाद फिर से कौन आ गया? फिर से मीर जाफर आ गए। मीर जाफर की मृत्यु कब हो गया? मीर जाफर की मृत्यु 1765 ईस्वी में हो गया। मीर कासिम इनके दामाद रहते हैं, he was the son in law। मीर जाफर की मृत्यु के बाद अब किसे लाया गया? नजमुद्दौला जो रहते हैं, इनके पुत्र रहते हैं। नजमुद्दौला ही was the son of the मीर जाफर। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक है? 1765 से 1772 ईस्वी। किसके साथ ये किया जाता है? तो द्वैत शासन जो है नजमुद्दौला के साथ किया जाता है। नजमुद्दौला क्या होते हैं? नजमुद्दौला अगले नवाब बनते हैं। कब तक ये द्वैत शासन रहेगा? 1772 ईस्वी तक रहेगा। वॉरेन हेस्टिंग्स जब आते हैं तो इस द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है कि इस द्वैत शासन का अर्थ क्या है? इस द्वैत शासन का अर्थ क्या है? अर्थ मीन्स की दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था ये किसी भी रूप में, दोहरी शासन व्यवस्था किसी भी रूप में हो सकता है। एक द्वैत शासन आपको 1919 के भी अधिनियम में देखने को मिलेगा। यहां के द्वैत शासन और वहां के द्वैत शासन में कोई संबंध ही नहीं है। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? बंगाल में द्वैत शासन, वो वाला द्वैत शासन जो 1919 के अधिनियम वाला है, वो हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटिश इंडिया में किया जाएगा। ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास में किया जाएगा। ये द्वैत शासन का मतलब क्या है? दोहरी शासन व्यवस्था। कैसे दोहरी शासन व्यवस्था? कैसे दोहरी शासन व्यवस्था है? तो पहला जो है दोहरी शासन व्यवस्था में जो पहला मुद्दा है, अंग्रेजों ने दीवानी, बंगाल का दीवानी अधिकार अपने पास ले लिया। ने बंगाल का दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार का मतलब क्या होता है? राजस्व वसूली का अधिकार अपने पास रखा तथा निजामत का अधिकार मतलब कानून और व्यवस्था का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया। भारतीयों को या नजमुद्दौला को दिया गया। अब दो तरीके का शासन आ गया कि जो राजस्व की वसूली है वो कोई दूसरा करेगा और कानून व्यवस्था का कार्य जो है वो कोई दूसरा करेगा। आपस में बातचीत करना बंद करना है। बार बार कुछ मोनू करके कांग्रेचुलेशन आप लोग दे रहे हैं। क्या हुआ भाई? अभी तो मेंस का एग्जाम चल रहा है। मोनू आईएएस हो गए क्या? अभी कल
हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर भी मेंस चल ही रहा है, कौन सा मोनू इतना बड़ा तीर मार दिया जिसपे आप लोग लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, बैच कोऑर्डिनेटर होते हैं जो बैच में बैठे हुए होते हैं, इधर उधर आप लोग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे डिस्टर्ब या तो मैं कमेंट ही ऑफ करवा दिया करूं। ठीक है, तो अब ब्लॉक भी बहुत तेजी से होंगे आप लोग। मैं तो आज तक कभी किसी को ब्लॉक करने के लिए बोला नहीं हूं और हो ही नहीं पाता है, कितना भी लड़का वो करता है मुझसे। लेकिन बैच कोऑर्डिनेटर अगर आपको कहीं से भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि 2 लोग ब्लॉक हुए हैं, मैं कभी नहीं करता हूं ब्लॉक करने के लिए, लेकिन अगर ज्यादा इधर उधर करेंगे तो क्लासरूम की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा मजबूरी में ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। ठीक है, अभी भी इनका आइए, तो द्वैध शासन का अर्थ क्या है कि दोहरे प्रकार का शासन, किसी भी रूप में दोहरे प्रकार का शासन। यहां पर क्या है भाई दोहरे प्रकार का शासन, कि अंग्रेज जो है राजस्व वसूली, ये पूंजीवादी देश है, पश्चिमी संस्कृति के देश है, जो लाभ का मुद्दा है उसे वो अपने पास करते हैं कि राजस्व वसूली मतलब जो इनकम का प्रॉफिट का मामला ये हमें दे दीजिए। जो सर का बवाल है कानून और व्यवस्था स्थापित करना, मतलब समाज में शांति स्थापित करना, तो लोगों में झगड़ा हो रहा है, पुलिस प्रशासन है, न्याय प्रशासन है, अपने पास रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है द्वैध प्रशासन, 2 प्रकार का शासन। राजस्व वसूली का काम अंग्रेजों ने, पैसा धन का निर्गमन कैसे होगा भाई, धन का निर्गमन ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार। अब मुझे बताइए द्वैध शासन में कोई डाउट है क्या? द्वैध शासन में अब कोई डाउट है क्या? दीवानी अधिकार किसी दूसरे को दे दिया गया, निजामत का अधिकार किसी दूसरे को। दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास है, निजामत का अधिकार। चलिए भाई, तो अब हम लोग आते हैं जो ये द्वैध शासन है, इस द्वैध शासन में क्या था, इस द्वैध शासन में अंग्रेज जो है इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था, कोई उत्तरदायित्व नहीं था। मींस कि ये राजस्व वसूली कर रहे हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा में राजस्व की वसूली कर रहे हैं, परंतु कृषि के विकास के लिए कोई भी उत्तरदायित्व इनका नहीं था। ठीक है, अब कहने का अर्थ है कि भाई आगे चलकर के 3 व्यवस्था आ जाती है, रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है, जमींदारी है। भू राजस्व का संग्रहण तो वसूली तो करना है, लेकिन उसी खेती के विकास के लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है, कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। तो मुद्दे की बात क्या है कि द्वैध शासन का ये नकारात्मक पक्ष था कि राजस्व वसूलने की शक्तियां तो थी इनके पास, अंग्रेजों के पास शक्तियां तो आ गई, अंग्रेजों के पास शक्तियां तो आ गई, परंतु कोई उत्तरदायित्व इन्होंने नहीं लिया। अब उत्तरदायित्व नहीं लिया तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा। अकाल, कान खोल के सुनिएगा, 1/3 जनसंख्या मर गई, 1/3 जनसंख्या मर गई। तो 1/3 जनसंख्या क्यों मर गई भाई? क्योंकि इन्होंने अपना कोई उत्तरदायित्व निभाया ही नहीं। राजस्व वसूली तो ये करते रहे, लेकिन अकाल पड़ा हुआ है, लोग तिल करके मर रहे हैं। 1764 में भाई उत्तर भारत के आप इच्छा तरफ हो गए, उत्तर भारत आपके नियंत्रण में आ गया, तो रिलीफ वर्क, यही तो शोषण था भाई ना। आज सरकार क्या कर रही है? आपके घर में टॉयलेट है कि नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपके गांव में सड़क है कि नहीं, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जिम्मेदारी है। भले हम विकासशील देश है, जितना सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य में सरकार हर प्रकार का उत्तरदायित्व तो ले रही है। आपके घर में टॉयलेट नहीं है, वो सरकार अपना टेंशन है, ओपन एजुकेशन फ्री करना है। सड़क नहीं है, 1000 से आबादी वाला जो भी गांव है, सड़क नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी। पर्वतीय क्षेत्र में कौन है? अंग्रेजों ने कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया। अकाल पड़ा, कोरोना में इतने लोग नहीं मरे भाई, कहां कोरोना में 1/3 आबादी मर गई, 1/3 आबादी बंगाल के आसपास में मर गई। तो ये क्या था? ये विभीषिका थी। दिस वाज द हैजार्ड्स ऑफ द फेमाइन ऑफ बंगाल ऑफ 1770। तो चलिए यहीं पे उत्तर भारत हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग कहां पे पढ़ते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार का, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण क्या है? द्वितीय चरण दक्षिण भारत की विजय है, दक्षिण भारत की विजय है। दक्षिण भारत की विजय के अंतर्गत 2 युद्ध होते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और आंग्ल मराठा युद्ध होता है। आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अभी हम लोग कौन सा लेंगे? आंग्ल मैसूर युद्ध लिया जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में क्या हुआ? 1757 में प्लासी को जीत दिए, 1757 में बंगाल की विजय। 1764 में क्या हो गया? 1764 में उत्तर भारत की विजय, उत्तर भारत की विजय। अब कहां पे है? अब जो है दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे।
एक शक्ति कौन है? एक शक्ति मराठे हैं और दूसरा जो है वो मैसूर है। पहले किसे टारगेट करते हैं? निजाम को मैंने बताया था कि निजाम अंत तक वफादार रहे, इसलिए निजाम से कोई युद्ध नहीं हुआ। और छोटी छोटी शक्तियां ट्रावनकोर रहती है, ट्रावनकोर छोटी शक्ति के रूप में रहता है, वो भी अंग्रेजों के मित्र रहते हैं। बेसिकली दक्षिण भारत में 2 युद्ध होगा। तो कहां पे हम लोग आते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध पे आते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध पर आते हैं। कुल 4 हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय और चतुर्थ। आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 4 हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम कब से कब तक हुआ? 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ। द्वितीय जो है 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ। तृतीय 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ। चतुर्थ जो है 1798 से 1799 ईस्वी तक। कुल 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। इसका समयकाल मैंने बता दिया। अब आइए एक एक करके समझते हैं, ठीक है? आज बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, अभी 2 घंटे की क्लास अभी जस्ट मैं लेकर के उठा हूं और मुझे बताया गया कि आपकी क्लास अभी लेना है, बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं। आज मैं बोल करके समझा रहा हूं, उसे समझ तो ध्यान से समझना है। चलिए भाई, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, इन 2 में राजा कौन रहता है? प्रथम और द्वितीय में राजा कौन रहते हैं? प्रथम और द्वितीय में हैदर अली है। हैदर अली की 1782 ईस्वी में मृत्यु होती है, मृत्यु होगा और यहीं पे 1782 से टीपू सुल्तान आएंगे। दूसरे, तीसरे और चौथे में कौन है? दूसरे, तीसरे और चौथे में टीपू सुल्तान है। कहां पर आते हैं हम लोग? मैसूर राज्य पे आते हैं। मैसूर राज्य और हैदर अली पर आते हैं। मध्यकाल में जब आप लोग आएंगे तो वहां पर एक विजयनगर साम्राज्य आपको मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश मिलेंगे। मध्यकाल में अगर आप लोग आएंगे तो वहां पर एक तुगलक वंश भी मिलेगा। तुगलक वंश के जो शासक रहते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकारों ने पागल बादशाह कहा, कुछ इतिहासकारों ने अंतर्विरोधों का मिश्रण कहा। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास के, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे दूरदर्शी शासकों में से एक थे। बस गलतियां क्या थी भाई? गलतियां ये थी कि उस दौर से आगे के वो सुल्तान थे। हर दौर का अपना एक जमाना होता है, उस जमाने से आगे के सुल्तान थे। 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं उन्होंने चलाया था, कभी बाद में वो डिस्कस होगा। उन्हीं के समय में 1336 ईस्वी में, उन्हीं के समय में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र हो गया। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडू वंश। 1336 में विजयनगर मतलब ये कह सकते हैं कि कर्नाटक का जो क्षेत्र है, और 1347 में बहमनी साम्राज्य जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र और ऊपरी महाराष्ट्र का क्षेत्र कर सकते हैं या महाराष्ट्र का क्षेत्र कर सकते हैं। अब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में रायचूर द्वार को लेकर के इन लोगों में बड़ा संघर्ष था 200 सालों तक। अभी कश्मीर में हम कितने साल से लड़ रहे हैं? 75 साल हो गया भाई, 75 या 78 साल हुआ। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आपस में 200 सालों तक लड़े थे। किसके लिए लड़े थे? रायचूर द्वार के लिए लड़े थे। 1500 कब स्वतंत्र हुआ विजयनगर? 1336 में। बहमनी 1347 में। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, या जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, या जिसे बन्नर हट्टी का भी युद्ध कहते हैं। राक्षस तांगड़ी, तालीकोटा या बन्नर हट्टी। इस युद्ध में 200 सालों से लड़ रहे थे भाई। इस युद्ध में बहमनी प्रभावी हुए, विजयनगर विध्वंसात्मक स्थिति में आ गया। कब की बात है? 1565 ईस्वी की बात है। 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय रहते हैं। वेंकट द्वितीय ने वाडियार वंश की स्थापना किया। वाडियार वंश की स्थापना किया। वाडियार वंश जो रहता है, वही वंश क्या है? वही वंश अभी तक चल रहा है। 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय ने स्थापित किया। अभी आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 की बात है, मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य तक रहता है। 18वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता है? औरंगजेब के समय में इन लोगों ने, वाडियार वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। अभी 18वीं शताब्दी के मध्य में टिक्का कृष्णराज है। टिक्का कृष्णराज जो है वो
शासक हैं, नाम मात्र के शासक हैं, 2 मंत्री जो है बड़ी प्रभावी भूमिका में है। हैदर अली का उदय कैसे हुआ, बस 2 मिनट में समझा रहा हूं, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध पे आ जा रहा हूं। चिक्का कृष्णराज के 2 मंत्री रहते हैं, देवराज और नंदराज। देवराज और नंदराज। नंदराज जो रहता है वो राजस्व मंत्री के पद पे रहता है। राजमाता इनकी शक्तियों को जान गई थी, कितने प्रभावी हैं, इसलिए तो कहा जाता है मौन धारण कर लेना, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। हैदर अली मैसूर की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में आता है। नंदराज जो रहता है हैदर अली को डिंडी कुल का फौजदार बना देता है। हैदर अली जब डिंडी कुल का, मैसूर राज्य में डिंडी कुल का फौजदार बनते हैं, यहां से इनके सपनों को, जो ये अपनी प्रतिभा थी, जो इनके अपने हुनर था, इसको पंख लगना शुरू होता है। डिंडी कुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं। जब मराठों का आक्रमण होता है मैसूर राज्य पे, उस समय में ये अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय देते हैं और मराठा आक्रमण को विफल करते हैं। क्योंकि मराठे भाई चौथ और देशमुखी लेते थे, पड़ोसी राज्यों पे वो आक्रमण करते थे। जब मराठा आक्रमण को विफल करते हैं तो हैदर अली की लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती है। नंदराज इन्हें मुख्य सेनापति बना देता है। नंदराज इन्हें मुख्य सेनापति बना देता है। मुख्य सेनापति बनने के बाद क्योंकि इनकी लोकप्रियता भी बढ़ गई है, अब फौजदार से मुख्य सेनापति बन गए हैं। ये भी जान रहे थे कि जो राजमाता है वो त्रस्त है देवराज और नंदराज से, शासन की इनका कब्जा है। इस समर्थन, राजमाता का समर्थन लेते हैं कि मैं नंदराज को आपके रास्ते से हटा देता हूं, मार देता हूं। जब राजमाता का समर्थन मिलता है तो क्या करते हैं, नंदराज की हत्या करते हैं। हत्या करने के साथ अब क्या हो जाते हैं, मैसूर के सर्वे सर्वा, मैसूर के शासक बन जाते हैं। इस तरीके से हैदर अली लगभग 1760 ईस्वी के में मैसूर के शासक बन जाते हैं। इधर अंग्रेज 1764 में बक्सर की विजय कर लिए। अब आते हैं भाई कि कारण क्या था, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका कारण क्या था। कारण देखा जाएगा, युद्ध की घटनाएं देखा जाएगा और परिणाम देखा जाएगा। परिणाम देखा जाएगा। तो कारण वही कारण है भाई, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक कारण में अगर देखेंगे तो अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य या अंग्रेजों और मैसूर राज्य के मध्य जो बढ़ता विवाद है, ये विवाद क्यों बढ़ रहा है, तो अगर आप कर्नाटक युद्ध की तरफ गौर करें तो कर्नाटक युद्ध में अनवरुद्दीन को उनके ही बहनोई चंदा साहब ने मारा था। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली रहता है, वही मोहम्मद अली अभी भी है। तो कर्नाटक और मैसूर में नहीं बन रही थी, मोहम्मद अली और अंग्रेज जो है मित्र रहते हैं, इस तरीके से आपसी मतभेद बढ़ रहा है। 1764 तक अंग्रेज क्या हो गए हैं, 1764 तक अंग्रेज उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति हो गए हैं। तो दक्षिण में विस्तार एक स्वाभाविक परिणाम है, इसलिए भी आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अगला जो है मराठा निजाम और मैसूर के मध्य संबंधों की अस्थिरता, जो कहा जाता है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अभी मैंने कहा 1759 के लगभग मराठों ने आक्रमण किया था। तो इनके अस्थिर जो संबंध रहते हैं निजाम में, मैसूर में और मराठों में, ये भी भाई 2 प्रेसिडेंसियां तो दक्षिण में थी ना, बंगाल और मद्रास में थी। ये भी इनके लिए एक अवसर होता है कि इसका लाभ अपने पक्ष में उठाया जाए। आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये सारे आंतरिक पहलू हैं। बाह्य कारण में हर जगह पे आप युद्ध में बाह्य कारण देंगे। साम्राज्य, अंग्रेजों का साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नीति बाह्य कारण है, पूरी दुनिया में वो विस्तार कर रहे थे, भारत में भी अवसर मिला है। अगला देंगे अंग्रेजों की औद्योगिक क्रांति की महत्वाकांक्षाएं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, 1750 के दशक में हुआ था, अब ये 1760 का दशक चल रहा है। औद्योगिक क्रांति से भारी उद्योग आए थे, भारी उद्योग को कच्चे माल चाहिए, कच्चे माल भारत में उपलब्ध था, ये उत्तर भारत पा चुके, अब दक्षिण भारत पाना है। एक स्वाभाविक परिणाम है आर्थिक दृष्टिकोण से, बाह्य कारण में जो औद्योगिक क्रांति, उस दृष्टिकोण से क्लियर है। चलिए भाई, तो युद्ध की घटनाएं क्या होती हैं, तो युद्ध की घटनाओं में अंग्रेजों ने त्रिगुट संगठन बनाया। अंग्रेजों ने क्या किया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और अगला जो है युद्ध की घटनाएं। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक त्रिगुट संगठन बनाया। इस त्रिगुट संगठन में कौन है, अंग्रेज हैं, मराठे हैं, निजाम है। और इस त्रिगुट संगठन ने क्या किया,
1767 ईस्वी में मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। मैसूर राज्य पर आक्रमण किया। हैदर अली क्या करते हैं? हैदर अली अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय और क्या करते हैं? इस कूटनीतिक क्षमता के परिचय के साथ ये भी त्रिगुट संगठन बनाते हैं। त्रिगुट संगठन बनाते हैं। इस त्रिगुट संगठन में मैसूर राज्य के ही राजा हैदर अली हैं, मैसूर हैं, मराठे हैं, निजाम। मीन्स की धन का लालच देकर के निजाम को इधर मिलाते हैं, वही आर्थिक लालच देकर के मराठों को इधर मिलाते हैं। और क्या करेंगे? इस कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए अंग्रेजों को पराजित करेंगे। अंग्रेजों को पराजित करते हुए हैदर अली कहां तक पहुंचे भाई? तो हैदर अली मद्रास तक पहुंचे। हैदर अली मद्रास तक पहुंचे। अंग्रेजों को एक लाइन में आप समझ लीजिए कि अंग्रेज जब हार रहे होते हैं वो तुरंत पैरों पर गिरते थे, तुरंत वो समझौतावादी रुख अपनाते थे। तो जैसे ही ये पराजित होंगे, मद्रास इनके हाथों से निकलता हुआ रहेगा, तुरंत हैदर अली के साथ क्या करेंगे? तुरंत हैदर अली के साथ संधि करेंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या होगा? आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम तो समझौता कर लेते हैं। कहां पर? मद्रास में। तो इसलिए मद्रास की संधि कहते हैं। मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त। विजेता कौन था? तो विजेता जो है हैदर अली रहते हैं। वो है विक्टोरियस। हैदर अली जो है विजेता थे। अब मुद्दे की बात है कि मद्रास की संधि की शर्तें क्या रहती है। मद्रास की संधि की बड़ी ही आसान सी शर्तें। कौन जीता हुआ है? हैदर। भारतीय जब भी जीतेंगे आप देखेंगे, अभी 2 बार देखेंगे कि मैसूर जीत रहा है और देखेंगे कि ये किस तरीके से उदार शर्तों पर समझौता करते हैं। मद्रास की संधि में पहली शर्त होगी कि दोनों क्षेत्र जो एक दूसरे के विजित क्षेत्र हैं, अरे विजेता का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा हर जगह पे हैदर अली जीते हैं। आप अपने जिले को देखिए ना, आपका जिला कितना बड़ा है। अब यहाँ पे 2 प्रादेशिक क्षेत्र के मध्य लड़ाई है। अधिकांश जगह पे हैदर अली जीते थे, जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में आप देख सकते हैं। कुछ जगहों पे अंग्रेजों ने भी कब्जा जमाया हुआ था। जब हैदर अली मद्रास पे पहुंचे तो इनको लगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वही खतरे में है। तुरंत जो है छूट जाते हैं, संधि करते हैं। संधि की शर्तों की पहली शर्त क्या होगी? एक दूसरे के विजित प्रदेश को लौटा देना। दूसरा रहेगा एक दूसरे के जो राजनीतिक कैदी हैं उन्हें छोड़ देना। और तीसरा जो रहेगा, क्योंकि हैदर अली विजेता था, वो अपने पक्ष में एक संधि करवा लेता है कि भविष्य में अगर किसी भारतीय शक्ति, चूंकि इन तीनों के अस्थिर संबंध थे, निजाम, मराठे और मैसूर के अस्थिर संबंध थे, संधि में एक शर्त हैदर अली जुड़वा देता है कि यदि भविष्य में मेरा किसी भी अपने पड़ोसी राज्य से युद्ध हो तो अंग्रेज हमारी सैन्य मदद करेंगे। बस यही मद्रास की संधि है। अब मुझे ये बताइए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई डाउट है? फटाफट मुझे ये बताइए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई डाउट है? अन्यथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे हम लोग बढ़ा जाएगा। अगर फर्स्ट वाले में डाउट नहीं है तो हम लोग कहां पे? द्वितीय वाले पर बढ़ा जाएगा। नो सर, नो सर, नो सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए, और मद्रास युद्ध में अंग्रेज हारे भाई। तो मैं कहा ना हैदर अली जीतता हुआ मद्रास तक पहुंच गया, तो अंग्रेज हारे थे, ये जीते थे। आपका मैं नहीं देख पाया जो है, एक लोग लाल लाल करके वो किए हुए थे। कुछ जो है फिर से कमेंट कीजिए, आपने कुछ वो किया था मैं देख नहीं पाया, बड़ा तेजी से आप लोग का वो जा रहा है। हाँ ये वाला ऋषि का है, सर अंग्रेज जीतने के बाद क्यों संधि करते थे वे सारे क्षेत्र क्यों? हाँ ये अच्छा प्रश्न है बेटा ऋषि, आपका अच्छा प्रश्न है। ऑल क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई, तो अच्छी बात है। मैं आ रहा हूं कि अंग्रेज क्यों जो है जीतने के बाद संधि करते थे। ठीक है, तो जीतने के बाद संधि इसलिए करते थे कि डर इनको अभी था, कि डायरेक्ट शासन अगर अपने हाथ में ले लेंगे, तो क्या होगा? कुछ लोग किताब खोल के बैठे रहते हैं और उनको लगता है पूरी किताब पढ़ा दिया जाए। बेवकूफी है, बेवकूफी का हाथ नहीं करना है। लव यू टू बेटा। बार उज्जवल प्रसाद जो है ये मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए भाई, क्यों ये अपने आप में समाहित नहीं करते थे? तो आप किताबी ज्ञान से थोड़ा ऊपर उठिए और वास्तविकता के धरातल पे सोचिए। थे तो परदेसी, जब परदेसी थे तो हमेशा फूट फूट के कदम रखते थे, कोई भी जो कदम है वो गलत न पड़ जाए। उत्तर भारत को तो क्या, उत्तर भारत में भी अभी प्रत्यक्ष शक्ति नहीं बने हैं। उत्तर भारत में भी बस केवल राजस्व अपने हाथों में ले रहे हैं, सब जो है प्रॉफिट अपने हाथों में ले रहे हैं।
एंग्लो ये इंग्लिश वर्जन है, अंग्रेज को एंग्लो या आंग्ल हिंदी में आंग्ल का अंग्रेज, तो इसलिए अंग्रेज मैसूर युद्ध की जगह पे टेक्निकली इसे एंग्लो इंग्लिश में या आंग्ल कहा जाता है। ठीक है, मैप मैंने शुरू में बताया था बेटा, जो है भूपेंद्र नागर है, मैप पर दिया कीजिए। तो 1764 में जो ये उत्तर भारत को जीते थे, उत्तर भारत को जीतने के बाद भी वहां पे शासन अपने हाथों में नहीं लिए थे। ठीक है, यहाँ पे अभी भी मुगल बादशाह बने हुए हैं, भले ही वो नाम मात्र के हैं। अवध के नवाब बने हुए हैं, और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला नवाब बने हुए हैं, बस आर्थिक लाभ अपने हाथों में। इन्हें हमेशा इस बात का डर रहता था कि अगर हम ही शासक बन जाएंगे तो आम जनता विद्रोह कर देगी। धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप शासन अपने हाथों में लेते थे। जब जीतते थे, दो राज्यों के बीच में अगर कुछ होता है, अगर उनको समग्र समाजित भी करना है, वो भी संधि के माध्यम से रिटेन होगा। तो भाई किसी को जीत करके अपने में मिलाना है तो क्या करना है, उसकी सहमति चाहिए ना, या तो एकदम से औपचारिकता रह जाती थी तो नहीं करते थे। चलिए भाई, तो मद्रास की संधि हुआ। मद्रास की संधि में हैदर अली विजेता था तो संधि की शर्तें जो हैं वो उदार रहती हैं, और उदार शर्तों के साथ ही जो है, ठीक है। अब हम लोग इतना लिखवा दीजिए, मतलब फिर क्या है, पॉकेट में आप लोग करना चाहते हैं। एक बार जब मोमेंटम बना हुआ है तो कहानी समझ लीजिए, एक बार मोमेंटम बना हुआ है तो पूरी कहानी समझ लीजिए, या अभी लिखवा दूं। अब अगले पे हम लोग आते हैं। अगला क्या है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ। 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ। ये बढ़िया प्रश्न है, सोनू कुमार का है कि जब बक्सर में 3 बड़ी शक्तियों को हरा दिए, तो आइए भाई मैप आप लोग कर रहे हैं, मैप दिखा दे रहा हूं। देखिए ना, मैं पीपीटी वाला गुरुजी नहीं हूं। पीपीटी वाले में जो वो पूरा लिखा हुआ रहता है ना, वो लिखा हुआ, और उसको बड़े अच्छे से उसमें 1-2 मैप भी ले लिया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पीपीटी वाले गुरुजी जो है नए होते हैं, जिनको याद नहीं होता वो पीपीटी पे लिखा हुआ देखकर वो करते हैं। शिक्षक का मतलब होता है भाई वो देख करके अगर पढ़ाए तो फिर वो कौन सा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मेरा अपना ऐसा है, किसी भी आप सुलझे हुए शिक्षक को देखेंगे, अपने विषय में महारत जिन्होंने हासिल किया, वो कभी पीपीटी देख के नहीं पढ़ाते, वो हमेशा अपने हैंड रिटन जो है वो पढ़ाते हैं। मैप पर क्या है भाई, ये बंगाल है। उस जमाने के बंगाल में आज का बांग्लादेश, आज का बंगाल, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, आज का झारखंड आता था। तो बंगाल को उन्होंने जीत लिया 1757 में। ये अवध हैं और ये मुगल हैं, इन लोगों को जीत लिया। कब तक, 1764 ईस्वी तक। उत्तर पश्चिम भारत अभी स्वतंत्र है। उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब सिख है। अब आते हैं दक्षिण भारत में, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठे हैं। इसी महाराष्ट्र क्षेत्र में क्या था, अभी बता रहा हूं। यहां पर कौन है, तो यहां पर हैदराबाद के निजाम है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का क्षेत्र है। कर्नाटक में कौन है, कर्नाटक में मैसूर है। केरल में ट्रावनकोर है, और ये इनकी मद्रास प्रेसिडेंसी है। ये क्या है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी है, और मराठवाड़ा क्षेत्र में ये क्या था, जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे इनकी बंबई प्रेसिडेंसी थी। जब मराठों को हरा लिया भाई, तो बंबई प्रेसिडेंसी पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्या, कर्नाटक क्षेत्र में, और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो पूरे दक्षिण भारत में 2 ही प्रेसिडेंसी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से मैसूर से जो युद्ध रहता है, मैसूर जीतते हुए क्या होता है, अंग्रेजों को जीतते हुए मद्रास तक पहुंच जाते हैं। जब मद्रास तक पहुंच जाते हैं तो क्या रहता है, अंग्रेजों को लगता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज उनके हाथों से निकलने वाला है, तो संधि कर लेते हैं। मद्रास में संधि हुआ, इसलिए मद्रास की संधि करते हैं। तो चलिए, मैप बना हुआ है। एक आदमी मैंने बताया था ना, मैप में आपको ये लगता होगा कि ये कोण क्यों बन जाता है, मतलब आपको ये वाला मैप क्यों नहीं दिखाया जाता है, कुछ ऐसे वाला जो है, और यहां से जो आता है वो कुछ ऐसे करके क्यों है। अरे भाई, उस जमाने का ये जो बांग्लादेश है, ये भी हमारा था, तो ये ऐसे नहीं घूमता है, यहाँ पे वो नहीं होता है। और आज ये जो ऐसे आप देख रहे हैं, उस जमाने का ये वाला जो है, ये पाकिस्तान भी हमारा ही था, अफगानिस्तान भी। तो इस तरीके से ऐसे वाला नहीं बनता है, ये ऐसे वाला बनता है। ठीक है, नहीं, पाकिस्तान भी हमारा ही था। पाकिस्तान को मिला देंगे ना, तो ये मिल करके आएगा, तो ये ऐसे ही लगभग जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, कहां पे हम लोग आते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर आते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था, तो प्रथम वाला ही कारण होगा, एक कारण और जुड़ जाएगा। 1771 ईस्वी में मराठों ने पुनः आक्रमण किया, पुनः मैसूर पर आक्रमण किया। पहले वाले में पहली बार क्या होता है, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में पहली बार क्या होता है, अंग्रेज किसी भारतीय के द्वारा भारत में हारे थे। पहले भी डुप्ले ने हराया था, फ्रांसीसी ने हराया था, कोई भारतीय इनको नहीं हराया था। अभी किसी छात्र का प्रश्न था ना कि जो है, चलिए बेटा, आज पता चल गया ना। आप लोग बनाइएगा, हम लोग को दिन भर मैथ ही बनाना रहता है। आप बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा
ये गुजरात वाला जो ऐसे कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी है ना, इससे बना दीजिएगा, क्योंकि दिन भर बनाना रहता है तो कौन इतना ज्यादा, अब ज्योग्राफी की क्लास तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। 1771 ईस्वी में मराठों ने क्या किया था द्वितीय मैसूर युद्ध का कारण, मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। मद्रास की संधि में एक शर्त क्या थी कि अगर कोई भी पड़ोसी राज्य मैसूर पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज सैन्य मदद देंगे। अगर मैं सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब दूंगा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं खुद जानता हूं नहीं, मैं खुद पागल हो जाऊंगा। बंदूक से लड़े थे कि तीर धनुष से लड़े थे, इसे जान करके क्या करोगे, ठीक है। बंदूक से लड़े थे कि तीर धनुष से लड़े थे, ये जान किस एग्जाम में पूछेगा। अब बंदूक में कहोगे राइफल से लड़े थे कि AK-47 से लड़े थे या कट्टा लेकर के लड़े थे। तब पहली बार देखिए ना, IAS के बैच में ना पहली बार इतना वो देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे, कई मैं प्रतिष्ठित जगहों पे पूरे भारत में मैं क्लासेस ले चुका हूँ, पूरा भारत भ्रमण में IAS के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से पहली बार मैं देख रहा हूँ अजीबो गरीब प्रश्न, मतलब कुछ भी पूछ दो जो है। देखिए आपके प्रश्न से बच्चे खुश भी हो रहे हैं, वो इस्माइल का निशान भी बना रहा है। और मुझे बड़ा ताज्जुब ये हो रहा है ना कि ये कहां से आए हुए हैं, मतलब इस क्षेत्र में ऐसी प्रजाति हैं जो ऐसे ऐसे प्रश्न, मतलब कहने का मतलब है ना, IAS का बैच भाई ना बड़ा गंभीर बैच होता है। मैंने सुना, मैंने अपने जीवन में कभी SSC का बैच नहीं लिया, मैंने ना तो जीवन में कभी SSC का बैच लिया है, ना तो PCS का बैच कभी जीवन में लिया है। अपवाद में बस केवल एक बार 2018 में मैंने, केवल अपवाद में एक बार मैंने 2018 में PCS का बैच लिया था। मैंने ऐसा सुना है कि SSC में बच्चे जो है बड़े हल्के होते हैं, कुछ बच्चे बड़े ही मतलब सीरियस, नॉन सीरियस। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ IAS के भी बच्चे ऐसे होते हैं, देखा रहा है कि चाइना से आए हुए हैं। ऐसे नहीं करना है। देखिए ना, मैं आज तक किसी को ब्लॉक करवाया नहीं हूँ, बैठे रहते हैं ये जो स्टूडियो वाले भैया रहते हैं, एक बार इतना अधिकार हम लोगों के हाथों में है कि एक बार क्लास में किसी को कर दिया जाए तो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा 10 सेकंड के अंदर। लगता है कि ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे आए हुए हैं, बंदूक से लड़े कि धनुष से लड़े ना, मत ऐसा कीजिए बेटा, जो है IAS की गरिमा को रहने दीजिए, IAS कहीं भाग न जाए जो है आप लोगों को देख करके, ठीक है। आइए जो है, तो मद्रास की संधि में क्या था, मद्रास की संधि में जो है शर्त था कि यदि कोई पड़ोसी राज्य आक्रमण करेगा तो अंग्रेज सैन्य मदद देंगे। 1769 में संधि हुआ, 2 साल के बाद मराठों ने आक्रमण किया। मराठों ने आक्रमण किया तो तुरंत इन्होंने याद दिलाया भाई कि मद्रास की संधि के तहत सैन्य मदद भेज दीजिए। अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज कहते हैं वो दौर दूसरा था जब तुमसे संधि किए थे, ये दौर दूसरा है, नहीं सैन्य मदद नहीं भेजेंगे। जब नहीं भेजेंगे तो हैदर अली साम दाम दंड भेद सब विधा में माहिर था। हैदर अली साम दाम दंड भेद हर विधा में माहिर था। हैदर अली जान गया कि निकट भविष्य में इनसे एक और युद्ध होना है। तो अविश्वास, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास होना कब से शुरू हो गया था, 1771 से शुरू हो गया था। मैसूर राज्य में क्या था, मैसूर राज्य में एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम क्या था, माहे बंदरगाह था, माहे बंदरगाह था। तो ये माहे बंदरगाह हैदर अली ने किसे दिया था, फ्रांसीसियों को दिया था, फ्रांसीसियों को दिया था। अंग्रेजों को हमेशा डर, चुकी ये कट्टर दुश्मन थे। मैंने पहले भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान की वो दुश्मनी नहीं है जो दुश्मनी एक दौर में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ करती थी, 100-100 साल तक लड़े हैं भाई। इन्हें हमेशा डर रहता था कि फ्रांसीसी अभी भी भारत में है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से राज्य विस्तार करना चाहते हो, फिर से वो शासन का विस्तार करना चाहते हो। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अंग्रेज माहे बंदरगाह पर आक्रमण करते हैं जहां पे फ्रांसीसियों को हैदर अली ने दिया था, जहां पे आक्रमण करके कब्जा कर लेते हैं। आपको नवाब सिराजुद्दौला भी याद आ रहे होंगे, नवाब सिराजुद्दौला ने भी यही कहा था भाई ना कि बंगाल हमारा, बंगाल की मिट्टी हमारी, बंगाल का नवाब मैं। और मैं कह रहा हूं कि पहले तो ये रहता है कि बंदी किससे पूछ के किए, फिर कहते हैं बंद करो, तो ये बंद नहीं करते, तो कहते हैं भाई मेरे आदेश के बाद भी क्यों नहीं बंद किए। मुद्दे की वही बात है ना कि हैदर अली को लगा कि बंदरगाह मेरा, मैसूर का राजा मैं, देना किसको है वो मैं निर्णय लूंगा, मैंने फ्रांसीसियों को दिया, तुम कौन हो उस पर कब्जा करने वाले। अब प्लस हैदर अली का भी, मैसूर का भी जितने भी खाद्य सामग्री या विदेशों से आने वाले सामान है वो माहे बंदरगाह से आते थे, तो इससे बहुत ज्यादा किल्लत होना शुरू हुआ सैन्य साजो सामान का तथा सामान्य जनता के उपयोग की वस्तुओं का। अब क्या होता है, ये जो अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज 1775 ईस्वी से ही मराठों से युद्ध कर रहे थे। प्लस ये अंग्रेज जो हैं 1776 ईस्वी से ही अमेरिकियों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, अमेरिकियों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। अमेरिका की क्रांति 1776 में ही हो गया था, विश्व इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे। अमेरिका की क्रांति जब होता है तो
फ्रांस का जो राजा रहता, अमेरिकी किससे, जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम था वैसे अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम था। अमेरिका वाले 1776 में ही क्रांति कर दी। जब क्रांति किए तो जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा लुई 16वां था। मैंने कहा था बुर्बो वंश था, आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध में बुर्बो वंश निरंकुश राजवंश था। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के समय लुई 14वां राजा था, अभी लुई 16वां है। ये सब एक ही मिजाज के थे। जो सप्तवर्षीय युद्ध में हारे थे 1756 से 1763, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, वो जख्म अभी भी फ्रांसीसियों के मन में ताजा था 1756 से 1763 वाला। लुई 16वां का क्या रहता है? लुई 16वां का रहता है मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, परंतु बदला तो लेकर रहेंगे। अमेरिका की क्रांति होती है। लफायते के नेतृत्व में फ्रांस के राजा ने सेना, फ्रांस की सेना अमेरिकियों के समर्थन में भेजा। जैसे मैं कनाडा से निकला वैसे इनको अमेरिका से भगाओ। हैदर अली के दोनों हाथ में जो कहा जाता है लड्डू थे। माहे बंदरगाह पे जैसे ही कब्जा किए, इन्हें बहाना मिल गया। 1789 की घटना रहती है, 1779 की। क्योंकि अंग्रेज भारत में भी फंसे हुए थे। 1775 में मराठों से लड़ रहे हैं, कई साल हो गया मराठों से लड़ रहे हैं। 1776 में अमेरिका में फंसे हुए थे। हैदर अली ने जो कहा जाता था देख के मौका मारा चौका। हैदर अली क्या करेंगे? मराठों को अपनी तरफ, मराठे तो अंग्रेज से लड़ ही रहे हैं, 1775 से ही लड़ रहे हैं। कहा कि आप हमारे साथ हो जाइए, हमारे और आपके दुश्मन अंग्रेज ही हैं। निजाम जो कहा जाता है बिना पेंदी वाले लोटा, जहां पे आर्थिक लाभ देखें उधर की तरफ चले गए। इनको आर्थिक लालच देते, निजाम गुस्से में भी रहते हैं अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने वादा किया था कि गुंटूर आपको देंगे, वो गुंटूर आज तक निजाम को नहीं मिला था। हैदर अली ने आर्थिक लालच देते हैं, निजाम इधर आ जाते हैं। मतलब फिर से क्या होता है? फिर से हैदर अली का त्रिगुट संगठन बन जाता है। जो मराठों वाला, निजाम वाला और मैसूर का हैदर अली था, ये त्रिगुट संगठन फिर से बन गया। ठीक है, अब त्रिगुट संगठन बन गया तो 1780 में क्या हुआ? अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई। शुरुआती वर्षों में क्या होता है? शुरुआती वर्षों में जो है हैदर अली विजेता रहते हैं। हर जगह पे अंग्रेजों को हरा रहे होते हैं। ऐसे में जैसे कहा जाता है ना कि किसी भी पिक्चर में विलेन आ जाता है, क्लाइमेक्स आ जाता है, वैसे ही क्या होता है? वैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल रहता है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहता है। वो अपने तुरुप का जो इक्का कहा जाता है ना, तुरुप का इक्का मींस कि वो आयरकूट को बुलाता है। बहुत ही मजा हुआ सेनानायक रहता है, बहुत ही मजा हुआ सेनानायक रहता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से, जैसे बक्सर युद्ध में हेक्टर मुनरो लड़ा था, बक्सर युद्ध में हेक्टर मुनरो लड़ा था, प्लासी में क्लाइव लड़ा था, वैसे ही यहाँ पे कौन लड़ा? यहाँ पे आयरकूट लड़ा। पोर्टो नोवा का युद्ध रहता है। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को आयरकूट पराजित करता है। हैदर अली बुरी तरह से घायल होते हैं। 1782 ईस्वी में परलोक सिधारत, उनकी मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध में? पोर्टो नोवा के युद्ध में। किसने हराया? आयरकूट ने हराया। अब क्या होता है भाई? हैदर अली के जो पुत्र टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान मात्र 18 वर्ष के रहते हैं और मात्र 18 वर्ष का लड़का 1782 में युद्ध की कमान संभालता है। अंग्रेजों की जो कह सकते हैं ना कि रावण वाली जो मुस्कान होती है, रावण वाली जो हंसी होती है, अंग्रेजों को लगता है कि बाप ही सामर्थ्य था, हैदर अली ही सामर्थ्यवान था, उसे तो हमने मार दिया। ये 18 साल का नौसिखिया हमारे सामने कितना दिन चलेगा? हफ्ता भर लड़ेगा, महीना भर लड़ेगा, लेकिन मैसूर तो हमारा हुआ। परंतु टीपू सुल्तान क्या था? टीपू सुल्तान एक मजा हुआ जो है, भाई हैदर अली का ही संतान है। जिस तरीके से वो युद्ध प्रतिभा का परिचय देता है, 1782 से 1784 आ गया, युद्ध कहीं भी करवट ले ही नहीं रहा है। अंग्रेज भाई ये पूंजीवादी देश है, इनका बस एक मंत्र था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हर युद्ध, अगर फ्रांसीसियों के समय से याद है तो हर युद्ध बस केवल आर्थिक लाभ के लिए लड़ते थे, आर्थिक लाभ के लिए लड़ते थे। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से युद्ध 4 साल लंबा खिंच गया है। अंग्रेज फिर से संधि के लिए आगे बढ़ेंगे। अंततः कौन सी संधि होगी? अंततः जो है मैंगलोर की संधि होगी और युद्ध समाप्त हो जाएगा। अंततः जो है मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी से युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध समाप्त हो जाएगा। मैंगलोर की संधि की शर्तें क्या होंगी? एक बार पुनः एक दूसरे के विजित क्षेत्र को, अरे टीपू सुल्तान एक बार फिर से विजेता है, मतलब कोई भारतीय जीता हुआ है, फिर से कैसा व्यवहार करेंगे? एक दूसरे के विजित क्षेत्र को लौटा देंगे। चलिए भैया फटाफट मुझे बताइए, दूसरे वाले में कोई डाउट है? कोई ऐसा मुद्दा जो नहीं समझ में आया हो या क्लियर है तो फटाफट मुझे क्लियर है का टाइम बताइए। चलिए बेटा फटाफट मुझे बताइए जो है कि
दूसरा वाला क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, नो डाउट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इतना मैसेज आता है मुझे नहीं दिखता। विशाल आप फिर से मैसेज कीजिए। अच्छा, मतलब जाने दो, मैं नहीं इसीलिए कमेंट ना देखूं तो बढ़िया ही है। गूगल बाबा हुआ हूं कि सारे गवर्नर का नाम बता दूं? हाँ, या सारे गवर्नर का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से क्या लेना देना है? चलिए भाई, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तीसरे वाले पे पढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कौन था गवर्नर जनरल? द्वितीय के समय में वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तृतीय के समय में गवर्नर जनरल कौन होगा? तो इसके समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस होंगे। लॉर्ड कार्नवालिस होंगे। लॉर्ड कार्नवालिस भारत के पहले कहां के गवर्नर जनरल थे? अमेरिका के थे। अमेरिका के गवर्नर जनरल थे तो चलिए, अमेरिका के गवर्नर जनरल थे तो अमेरिका क्या हुआ? अमेरिका 1783 में स्वतंत्र हो गया। 1783 में स्वतंत्र हो गया तो क्या हुआ? 1783 में स्वतंत्र हुआ तो गवर्नर जनरल वहां से जो है, गवर्नर जनरल जो वहां से जो है ट्रांसफर होते हैं और कहां पे आते हैं? ट्रांसफर होकर के भारत में आते हैं। अब भारत में आते हैं तो क्या रहता है? कार्नवालिस के दामन पे दाग लगा हुआ रहता है। कार्नवालिस के दामन पे दाग लगा हुआ रहता है। किस बात का दाग लगा हुआ रहता है? तो दामन पे दाग लगा था कि जब जब अमेरिका का इतिहास पढ़ा जाएगा तब तब यह कहा जाएगा कि इसके समय में अमेरिका स्वतंत्र हो गया लॉर्ड कार्नवालिस के। तो ये उसके लिए बड़ा अपमानजनक था कि भाई अमेरिका का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, ये कहा जाएगा कि कार्नवालिस के समय में आजाद हुआ। अब जो दामन पे दाग लगा हुआ है वो भारत में आकर के कार्नवालिस उसे मिटाना चाहता था कि कुछ ऐसा कर दे कि एक बार फिर से क्या हो जाए, एक बार फिर से जो है लंदन में मतलब कि लॉर्ड कार्नवालिस की वाहवाही होने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से क्या था, इस तरीके से लॉर्ड कार्नवालिस सोचता है भारत में कुछ ऐसा किया जाए कि फिर से हमारी वाहवाही जो है लंदन में होना शुरू हो जाए। तो वो आता है, आने के साथ ही क्या करता है? आने के साथ ही अपने परंपरागत मित्रों की ओर देखना शुरू करता है। परंपरागत मित्र पहले वाले में कौन थे भाई? पहले वाले में निजाम और मराठा थे। जो आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से चल रहा था, वो आंग्ल मराठा युद्ध अब क्या होता है? 1782 में साल बाई की संधि से समाप्त हो जाता है। जब साल बाई की संधि से समाप्त हो जाता है तो मराठों के साथ समझौता हो गया। कब? 1782 में, जिसका हैदर अली मरा हुआ था। मराठे क्या है? मराठे इनके मित्र हो गए। निजाम को धन का लालच देते हैं कि गुंटूर नहीं मिला था, बड़े दुखी थे, आओ इस बार मेरा साथ निभाओ। गुंटूर के उत्तर का सारा क्षेत्र, अगर टीपू सुल्तान को हराया, मैसूर को हराया, आज भी गुंटूर जिला है, तो कहते हैं गुंटूर के उत्तर का सारा क्षेत्र हरा होगा। मराठों से कहते हैं तुंगभद्रा नदी के ऊपर का क्षेत्र हरा होगा। इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से त्रिगुट संगठन फिर से बन जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस फिर से जो है त्रिगुट संगठन बनाता है। और इस त्रिगुट संगठन में कौन है? ब्रिटिश है, मराठा है, निजाम है। एक कहावत आप सुने, मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो कुछ वही कहावत है। ये अंग्रेज कहते हैं कि ट्रावनकोर मेरा मित्र है। टीपू सुल्तान क्या करते हैं? टीपू सुल्तान ट्रावनकोर से, वही माहे बंदरगाह और समीपवर्ती क्षेत्र को लेकर ट्रावनकोर से इनका विवाद होता है। ट्रावनकोर पर आक्रमण करते हैं। कार्नवालिस कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, ट्रावनकोर हमारा बहुत बड़ा मित्र है। ट्रावनकोर का बहाना बना करके ये तीनों शक्तियां क्या करेंगी? तीनों शक्तियां टीपू सुल्तान पर आक्रमण करेंगी। टीपू सुल्तान पर आक्रमण करेंगे। युद्ध में क्या होगा? टीपू सुल्तान की पराजय। टीपू सुल्तान की पराजय। इस बार कौन है भाई विजेता? इस बार अंग्रेज विजेता है। कौन सी संधि होगी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि होगा। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त होता है। 1792 ईस्वी में 2 बार भारतीय जीते थे, तो आप देखे थे एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा दिए। इस बार अंग्रेज जीते हैं। अब उनकी असली मंशा देखिएगा, असली मंशा तो असली चरित्र देखिएगा।
इस बार अंग्रेज जीते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से पहला शर्त क्या होगा, आधा मैसूर राज्य ले लेंगे, पूरा मैसूर का। अरे 2 बार ये भी जीते थे, कहां भाई आपका पूरा, या आधा मद्रास ले लिया, आधा बॉम्बे प्रेसिडेंसी ले लिए, एक दूसरे के बीच क्षेत्र को लौटा देते हैं। इस बार अंग्रेज जीते हैं, मतलब जो कहावत है ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आधा मैसूर राज्य हमें दे दो। टीपू सुल्तान भाई हारे हुए थे, जब हारे हुए थे तो क्या करते हैं, ठीक है ले लीजिए। आधा मैसूर राज्य से भी जब पेट नहीं भरा तो क्या करते हैं, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपया हमें दे दो। आज लग रहा होगा बड़ा छोटा सा रकम है, उस जमाने का आज से लगभग 250 साल पहले का ये रकम है। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपया दे दो। टीपू सुल्तान कहता है कि भाई सारा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था, आधा मैसूर तो तुम ले लिए। कहता है कि मैं मैसूर का राजा हूं, मैं सांसाई हिंदुस्तान नहीं हूं कि 3 करोड़ रुपया। अरे अभी 1790 चल रहा है, सांसाई हिंदुस्तान भी जो मोहम्मद शाह रंगीला थे जब बाजीराव उनके ऊपर दिल्ली में आता है, 12 लाख रुपया, मतलब सांसाई हिंदुस्तान तो 12 लाख दे पाए, इसको 3 करोड़ देना है। इसी तरह से ये 1.5 करोड़ रुपया देता है, 1.5 करोड़ रुपया देने के बाद कहता है मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा 3 करोड़। बचे हुए 1.5 करोड़ रुपए के बदले में टीपू सुल्तान के 2 छोटे छोटे बच्चों को गिरवी रख लिया जाता है, गिरवी रख लिया जाता है। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र, निजाम को गुंटूर के ऊपर का क्षेत्र मिल जाता है। मिल बैठ करके जो कहा जाता है ना, अनजान थे, इनको पता ही नहीं था कि ये अंग्रेज हैं, आज डंक मैसूर को मार रहे हैं, अब बारी भाई मराठों की ही आने वाली है। तो क्या होता है, अंग्रेज जो है मैसूर राज्य को अत्यधिक कमजोर कर देते हैं, टीपू सुल्तान को अत्यधिक कमजोर कर देते हैं। यहीं पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। कोई डाउट हो तो फटाफट बता दीजिए, कोई डाउट हो तो फटाफट बता दीजिए, क्लियर है तो मुझे वो भी बता दीजिए। कोई ऐसा पहलू जो चाहते हैं कि फिर से उस पर चर्चा हो जाए, जो ना समझ में आया हो, ऐसा पहलू तो जो सही में लगे कि ऐसा, जैसे 1-2 प्रश्न था ना कि सर वो भारत पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते थे जब जीतते थे, तो क्लियर है, शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है भाई, तो चलिए जो है ना आज की क्लास यहीं पर रहने दिया जा रहा है। मैं 2 घंटे की क्लास अभी लिया था ना, और 1.5 घंटे से फिर से लगातार चिल्ला रहा हूँ। मॉर्निंग का ही सुबह का ही आया हुआ हूँ, तो गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपके जो सर अभी क्लास लेने वाले थे उनकी कुछ ऐसा कुछ फैमिली प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। मुझे लगा कि बच्चों का नुकसान ना होने पाए, तो इसी बहाने लगा कि बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगा। तो आइए जो है कल हम लोग मिलेंगे, अपना वो जो हम लोग का टाइमिंग है 5:30 बजे वाली जो शाम की टाइमिंग है, उसी समय हम लोग मिला जाएगा, और मिल करके जो है पहले नोट्स बना लिया जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तक। फिर उसके बाद हम लोग चौथे वाले पे आएंगे। चौथा वाला बस केवल औपचारिकता रहता है, मैसूर को जीत लेते हैं, और जीतने के बाद जो है कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए बच्चों जो है हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, 3.5 घंटे से ले रहा हूँ लगातार क्लास। मिलते हैं कल हम लोग